वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप श्री मोदी को ज़रूर देखते या सुनते होंगे। इतना तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन इन द कंट्री। पॉलिटिकली देखा जाए तो देश का सबसे ताकतवर पद प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे A to Z everything about the position and powers of Prime Minister and various constitutional provisions जो जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के पद से। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर विवेक कौशिक एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 which says that Prime Minister shall be appointed by the President। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं। या इसको इस तरह से समझिए कि मिस्टर मोदी एज एन एमपी तो इलेक्ट हुए हैं। हाँ, उन्हें बनारस के लोगों ने, बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इलेक्ट किया है एज एन एमपी, लेकिन एमपी चुने जाने के बाद क्योंकि उनकी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स थी लोअर हाउस में, लोकसभा में, तो उनको अपॉइंट किया राष्ट्रपति ने एज द प्राइम मिनिस्टर। सो रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर may be elected as an MP but is appointed as prime minister by the president। अब आर्टिकल 75 ये तो कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसको अपॉइंट करेंगे इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय ऐसा प्रपोज किया गया था कि संविधान में ये लिखा जाए कि जिस भी पार्टी या इफ मैनी पार्टीज टुगेदर फॉर्म अ कोalition, तो जिन पार्टी या पार्टीज का बहुमत होगा लोकसभा में, मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, उसके नेता को नियुक्त किया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बाद में इस तरह के रिटन प्रोविजन को नहीं डाला गया और इसको छोड़ दिया गया सिर्फ कन्वेंशंस के ऊपर। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज जिन देशों में है तो वहाँ पर या तो कन्वेंशन या फिर रूल क्या है कि लोअर हाउस में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, बहुमत होता है, उस पार्टी के नेता को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में किंग अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं द प्राइम मिनिस्टर। सो रिमेंबर, आर्टिकल 75 सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज अ कन्वेंशन दैट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ पार्टीज हैविंग मेजॉरिटी इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपना बहुमत साबित करने के लिए बोलें तो क्या बहुमत साबित करना जरूरी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, या फिर राष्ट्रपति पहले नियुक्ति कर सकते हैं और बाद में प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए बोल सकते हैं। सो फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड, इज इट नेसेसरी टू प्रूव मेजॉरिटी फर्स्ट इन लोकसभा, और the president may appoint the prime minister first and then require the prime minister to prove his majority to win a trust vote on the floor of Lok Sabha। तो उसका जवाब ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले हो सकती है और बाद में उनसे कहा जाएगा अपना ट्रस्ट, अपना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। जैसे 1996 के लोकसभा इलेक्शंस में जब एक हंग लोकसभा चुनी गई और किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, तो सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया और फिर राष्ट्रपति ने उनको बोला कि आप अपना बहुमत साबित करें लोकसभा में, जो वो नहीं कर पाए, एंड ही रिजाइंड आफ्टर 13 डेज। अब अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर के टर्म की, कि प्राइम मिनिस्टर कितने समय के लिए अपने ऑफिस में रहते हैं, जिस तरह से राष्ट्रपति का टर्म फिक्स्ड है 5 साल, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, अ टर्म ऑफ 5 years। सो इज देयर अ फिक्स्ड टेन्योर, अ फिक्स्ड टर्म? क्या प्रधानमंत्री का भी होता है? उसका जवाब है नहीं। संविधान में प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स नहीं किया गया है। सो देन फॉर हाउ लॉन्ग डज द पीएम रिमेन इन ऑफिस? आंसर इज एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो याद रहे, टर्म मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, लेकिन वो कब तक रहते हैं ऑफिस में? जब तक उनको सदन का बहुमत उनके साथ रहता है, उनको सदन का बहुमत प्राप्त होता है। मैक्सिमम टर्म इज ऑफ कोर्स 5 years। अब आते हैं ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। याद रहे कि संविधान में
प्रधानमंत्री की पावर्स और फंक्शंस को डिटेल में नहीं दिया गया है। हम कह सकते हैं कि संविधान में प्राइम मिनिस्टर हैज टू फंक्शंस। वन इज दैट along with the council of ministers he aids and advises the president in his executive functions and this is as per article 74। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने पिछली क्लास देखी होगी जिसमें हमने आर्टिकल 74 को डिटेल में डिस्कस किया और जो आर्टिकल कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो पहला काम जो प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं वो है राष्ट्रपति को एड और एडवाइस देना अपने मंत्री परिषद के साथ। दूसरा काम आर्टिकल 78 में गिवन है जो ये कहता है कि प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को देश के बारे में, जो देश के का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देश में क्या चल रहा है, अबाउट द अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करेंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर शैल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर इन दो कामों के अलावा देखा जाए तो संविधान में प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्ड पावर्स या फंक्शंस नहीं दिए गए। जी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन पेपर वेस्ट की गई हैं, डाल दी गई हैं राष्ट्रपति के अंदर। और ये बात कहता है आर्टिकल 53, इट सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री के पास कोई पावर्स नहीं है? लेकिन क्लास के शुरुआत में हमने क्या कहा था कि देश का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पद अगर कोई है तो वो है द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं that Indian Constitution has adopted a parliamentary form of democracy. In a parliamentary form of democracy, president सिर्फ एक nominal head होता है, एक titular head होता है, इन title एक ornamental head होता है, जैसे दिखावे का काम करता है for extravagance। ऐसे ही president एक symbolic figure है, लेकिन असली पावर्स किसके हाथ में होती हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ऑन पेपर जो प्रेसिडेंट की सारी पावर्स हैं, इन प्रैक्टिस वो सारी पावर्स हम कह सकते हैं बिलोंग करती हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, वीटो पावर्स, पार्डनिंग पावर्स ऑन पेपर बिलोंग करती हैं राष्ट्रपति को। लेकिन किसके एडवाइस पे वो पावर्स एक्सरसाइज की जाती हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति की जो पावर्स संविधान में हैं वो एक तरह से पावर्स होती हैं प्रधानमंत्री। तो अब जानते हैं डिटेल में कि ऐसी कौन कौन सी पावर्स प्रधानमंत्री एक्सरसाइज करते हैं। याद रहे कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जिन देशों में पार्लियामेंट्री टाइप की सरकार है जैसे कि इंडिया, ब्रिटेन, जापान, इन देशों में जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो इतना पावरफुल पद बन गया है कि उसकी पावर्स और फंक्शंस को एक जगह लिख पाना, इकट्ठा कर पाना लगभग नामुमकिन, इम्पॉसिबल। क्योंकि प्रधानमंत्री की बड़ी से लेकर छोटी से लेकर बहुत सारी मिसलेनियस पावर्स और फंक्शंस उनके, इसलिए शायद उनको एक जगह कॉम्प्रिहेंसिवली लिख पाना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की कुछ मेन पावर्स एंड फंक्शंस। तो पहली पावर जो प्रधानमंत्री की बड़ी इंपॉर्टेंट पावर कही जा सकती है वो है द पावर टू चूज हिज टीम। और पीएम की टीम क्या होती है? उनका मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 को हम देखें तो वो कहता है दैट द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, आई बेग योर पार्डन, अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब प्रेसिडेंट सारे मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं, इनफैक्ट बाद में हम समझेंगे रिमूव भी करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अपनी इस पावर की होने की वजह से प्रधानमंत्री की काफ़ी मजबूत एक पकड़ होती है अपने मंत्री परिषद के ऊपर। तो पहली पावर है उनकी टू चूज हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकंड, प्रधानमंत्री ना ही सिर्फ अपना मंत्री परिषद चुनते हैं, जिसका मतलब हुआ वो ये तय करते हैं कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, वो साथ में ये भी तय करते हैं कि किस मंत्री का क्या डेजिग्नेशन होगा, उसका क्या स्टेटस होगा। ध्यान रहे जब हम कहते हैं मंत्री परिषद तो मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें सारे मंत्रियों का दर्जा, उनका स्टेटस, डेजिग्नेशन बराबर नहीं होता। इस टॉपिक को हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं दैट विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वी हैव अ कैटेगराइजेशन ऑफ मिनिस्टर्स।
The highest category of minister is called a cabinet minister, कैबिनेट मंत्री। तो जितने भी बड़े बड़े मंत्री आप अभी देखते हैं भारत सरकार में, चाहे वो वित्त मंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, रेल मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, इन सारे मंत्रियों का जो स्टेटस होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री का स्टेटस। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो अभी के लिए आप इतना ही समझें कि मंत्री परिषद में शामिल करना प्रधानमंत्री की पावर है। उसके बाद मंत्री परिषद में किसका क्या पद होगा और उस पद के हिसाब से उस मंत्री का दर्जा होगा, स्टेटस होगा, ये भी प्रधानमंत्री तय करते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पावर मंत्री परिषद को लेके प्रधानमंत्री की होती है टू एलोकेट पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब एक बार प्रधानमंत्री अपना मंत्री परिषद चूज कर लेते हैं कि कौन कौन होगा मंत्री, उसका क्या दर्जा होगा, जो अगला फैसला पीएम करते हैं, जो उनकी पावर है वो है कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालेगा, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। जैसे गृह एक पोर्टफोलियो, होम इज अ पोर्टफोलियो, फाइनेंस इज अ पोर्टफोलियो, रेलवेज इज अ पोर्टफोलियो, एजुकेशन इज अ पोर्टफोलियो, फॉरेन अफेयर्स इज अ पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो भी बांटना पीएम की पावर है। इसके साथ आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये सिस्टम आया था और पोर्टफोलियो के हिसाब से ही केंद्रीय सरकार का काम बांटा जाता है टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आई एम श्योर यू आर अवेयर कि भारतीय सरकार में बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, इन सबको हम अलग अलग पोर्टफोलियोज के नाम से जानते हैं। तो पोर्टफोलियो बांटने की जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की, वो भी एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि बहुत हद तक एक मंत्री का पोर्टफोलियो ये तय करता है कि उनकी कितनी पावर होगी, उनका कितना रिकॉग्निशन होगा। जैसे होम पोर्टफोलियो, होम मिनिस्ट्री को एक बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है, विदेश मंत्री बड़ा पोर्टफोलियो है, डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पोर्टफोलियो है। तो अब तक की जो हमने 3 पावर समझी, वो तो तीनों पावर थी रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चौथी पावर याद रहे कि जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है तो उस बैठक को चेयर कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सारे फैसले मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही लिए जाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बहुत सारी कमिटीज, कमीशंस और बॉडीज के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। जैसे ही इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ही इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड द अर्स्टवाइल जो पहले प्लानिंग कमीशन था। बहुत सारे बॉडीज के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है कि जब भी देश में कोई क्राइसिस आती है, देन ही इज द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड। वो क्राइसिस कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी अ डिजास्टर, अ नेचुरल डिजास्टर, अ मैन मेड डिजास्टर, it can be a health crisis, a pandemic like COVID-19, it can be a political crisis, it can be economic crisis। हमारी अर्थव्यवस्था अगर खराब चल रही है तो देश में कोई भी अगर आपदा विपदा आती है, क्राइसिस आती है, तो प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो नेसेसरी आदेश जारी करेंगे, ऑर्डर्स इशू करेंगे सो दैट द कंट्री कैन डील विद द क्राइसिस। इसके अलावा ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री की एक पावर है कि वो देश के फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशंस को स्टीयर करते हैं, मतलब उनकी दिशा तय करते हैं। जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं और उसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में होता है और जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है वो उस गाड़ी की दिशा तय करता है। ऐसे ही हमारी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, किस देश से हमें कैसे रिश्ते बनाने हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस, मिलिट्री अलायंस, इकोनॉमिक अलायंस, जियोपॉलिटिकल अलायंस, ये तय करते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि एक सीनियर मंत्री होते हैं विदेश मंत्री, लेकिन उनका काम होता है उस पॉलिसी की डिटेल्स बनाना, लेकिन जो दिशा तय करते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बहुत इंपॉर्टेंट पावर आती है बजट को लेकर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि केंद्र सरकार का बजट बनाती है वित्त मंत्रालय। तो जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, शी विल डिसाइड द बजट। लेकिन बजट के अंदर क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, कहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर कम करना है, देश का क्या विजन है, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ बजट में क्या होनी चाहिए, ये सब डायरेक्शंस या दिशा निर्देश जारी करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हम कह सकते हैं
that the Prime Minister shapes the budget. He may not make the budget. बजट बनाना उनका काम नहीं है, लेकिन अपनी उस बजट को अपनी विजन देकर, अपनी प्रायोरिटीज देकर उस बजट को एक शेप देना, ये ज़रूर प्रधानमंत्री की पावर, पीएम की पावर। इसके अलावा पीएम को देश की सिविल सर्विसेज का पॉलिटिकल हेड भी माना जाता है, एंड इन दिस कैपेसिटी he decides a lot of major appointments of civil servants in the country. इसके अलावा प्रधानमंत्री अगर चाहें तो कितने भी मंत्रालय और विभाग अपने अंडर खुद रख सकते हैं। ये उनकी पावर है कि वो चाहें तो कुछ मंत्रालयों के लिए, कुछ विभागों के लिए किसी मंत्री को नियुक्त ना करें, किसी मंत्री को ना सौंपें और उनको अपने अंडर रखें। जैसे करेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अंडर हिम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो समय समय पर अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग पोर्टफोलियोज को अपने अंडर रखा है। जैसे व्हेन इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, शी केप्ट डिफेंस मिनिस्ट्री अंडर हरसेल्फ। पंडित नेहरू केप्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अंडर हिमसेल्फ। तो ये पीएम की पावर है कि वो चाहें तो कितने भी मंत्रालयों को अपने अंडर रख सकते हैं। पीएम के बाद हमें डिस्कस करना चाहिए क्लास में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाद, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, याद रहे, वो संविधान में गिवन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, और वी कैन कॉल इट अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। बट रिमेंबर, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ कॉलिंग इट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। असंवैधानिक ऑफिस नहीं है, संविधान में उसका जिक्र नहीं है, संविधान ने उसको नहीं बनाया है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं ईदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और डू नॉट यूज द वर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो पीएम का जो ऑफिस है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, उनका ऑफिस है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? रोजमर्रा का काम कौन संभालते हैं? एंड दैट इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हु इज ऑफ कोर्स अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हम एक स्टाफ एजेंसी मानते हैं, एक स्टाफ इंस्टीट्यूशन मानते हैं। स्टाफ एजेंसी को समझने के लिए आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं लाइन एजेंसी से। लाइन एजेंसी या लाइन डिपार्टमेंट वो होते हैं जो किसी पॉलिसी को, किसी नीति को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि जो स्टाफ एजेंसीज हैं, दे आर मोर लाइक ऑफिसेस, दे आर मोर लाइक हेडक्वार्टर्स, जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ नीतियाँ एक तरह से बन सकती हैं। तो किस तरह का पीएम ऑफिस है, तो उसको स्टाफ एजेंसी कहना ठीक होगा। पीएमओ क्या करता है? प्रधानमंत्री की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन सबका निर्वहन करने में प्रधानमंत्री को असिस्ट करना, उनको हेल्प करना इज बेसिकली द जॉब ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो पीएमओ असिस्ट्स द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल हिज ड्यूटीज। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना, उनकी पब्लिक इमेज को मेंटेन करना भी काम है प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो, कोई भी ऐसा काम जो भारत सरकार का कोई मंत्रालय नहीं कर रहा है, उस काम को देखना, उसे करना इज ऑल्सो द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसको बोलते हैं दैट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज द रेसिडुअल लेगेटी। रेसिडुअल मीन्स बचा हुआ। तो कोई भी ऐसा काम जो किसी मंत्रालय या विभाग को नहीं सौंपा गया है रूल्स में, एंड दोज रूल्स आर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो अगर इन रूल्स में कोई भी काम किसी मंत्रालय को नहीं सौंपा गया है या सौंपने से छूट गया है, तो सारे बचे हुए काम को, रेसिडुअल काम को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है। आई एम श्योर विद दिस क्लास यू आर क्लियर विद द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हिज अपॉइंटमेंट, हिज टर्म, हिज पावर्स एंड फंक्शंस, एंड हिज ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with next topic. Until then, take care.